नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज में बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, आंकड़े हमारे फैसला आपका, जहां आज हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला में आए दोहरे भीषण भूकंप के बारे में। 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। तबाही का मंजर ऐसा है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक देश की त्रासदी नहीं है। आज अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो ऐसा लगता है कि मानवता एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। कहीं इंसानों के पैदा किए हुए युद्ध निर्दोषों की जान ले रहे हैं, कहीं प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाकर शहर के शहर उजाड़ रही है। रशिया यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व के हालात और अब वेनेजुएला में प्रकृति का यह भयंकर कहर, इन सब ने आज इंसान को एक बेहद गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है और बेहद डरावना भी, क्या दुनिया वाकई विनाश की कगार पर है? क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं, या फिर यह इंसानी इतिहास का महज एक और कठिन अध्याय है? इन्हीं सुलगते सवालों पर इंडिया न्यूज ने सर्वे किया है और हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं क्या सोचती है जनता। सर्वे में हमने क्या सवाल पूछे और आंकड़ों के जरिए दर्शकों ने यानी कि जनता ने किस तरीके से रिएक्ट किया है आंकड़ों के जरिए। और अब इंडिया न्यूज के सर्वे पर हम चलेंगे। सर्वे में हमने भूकंप को लेकर तमाम सवाल पूछे। आप देखिए, वेनेजुएला में 2 बार धरती कांप रही, वेनेजुएला में भारी तबाही मची है। देखिए, पहला सवाल आ चुका है, वेनेजुएला में आया भीषण भूकंप और दुनिया भर में जारी युद्ध जैसी घटनाओं को देखकर आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है, ये हमने पूछा। और आंकड़ों के जरिए यहां लोगों ने रिएक्ट किया। 50% कह रहे हैं दुनिया धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है। 11% कह रही है मानव इतिहास का एक और कठिन दौर है। 8% इन खबरों से निराशा होती है और 31% प्रकृति का इंसानी लालच के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। प्रकृति का इंसानी लालच के खिलाफ। नेक्स्ट सर्वे सवाल, चलिए, आपको वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज से लगता है? ये हम देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे कि सबसे ज्यादा खतरा लोगों को क्या लगता है। आंकड़े आ गए। 28% देशों के परमाणु युद्ध से, 35% प्राकृतिक आपदाओं से यानी कि नेचुरल डिजास्टर से, 29% आर्थिक मंदी और भूखमरी से और 8% बड़े स्वास्थ्य संकट या महामारी से। आप देखिए ज्यादा टेंशन लोगों को नेचुरल डिजास्टर से। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर देखिए, हमने सर्वे में तीसरा सवाल दर्शकों को यह पूछा है कि क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में भूकंप, बाढ़, सूखे की घटनाएं ज्यादा आ रही हैं, बढ़ रही हैं? ये तमाम घटनाएं हमें डरा रही हैं? ये सवाल में आंकड़े देखिए आ गए। 64% हाँ इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, नहीं आपदाएं हमेशा से आती रही, केवल 4% लोगों ने कहा है। शून्य कुछ कह नहीं सकते और 32% यह पृथ्वी का अपना प्राकृतिक चक्र है, पृथ्वी का अपना चक्र है इसलिए ये हो रहा है, लेकिन ज्यादा 64% लोग कह रहे हैं। चलिए अगला सवाल सर्वे का, विनाशकारी भूकंपों और आपदा में भारी जानमाल के नुकसान के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन जवाबदेही तय करेगा? देखिए क्या आया आंकड़े आ गए हैं। 8% लोग खराब शहरी प्लानिंग और प्रबंधन में कमी, 33% आपदा प्रबंधन में सरकार की कमी है। नेक्स्ट 31% लोग कह रहे हैं प्रकृति का प्रकोप है जिसे रोकना संभव नहीं, 28% तीनों ही बातें हो सकती है। मतलब लोगों ने यह भी माना कि प्रबंधन ठीक नहीं है। चलिए 5वें सवाल पर आते हैं। हमने एक और सवाल पूछा जनता से, सवाल नंबर 5 सर्वे का, क्या युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी खबरों से आप परेशान होते हैं या घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं? ये हमने देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि आखिर लोग किस तरीके से सोचते हैं अगर ऐसे डिजास्टर्स देखते हैं तो। 61% लोग कह रहे हैं हाँ बहुत ज्यादा भविष्य को लेकर चिंता होती है, 32% थोड़ी परेशानी होती है, 1% जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दीजिए और 6% नहीं बिल्कुल नहीं। हालांकि देखिए आंकड़ा यहाँ सबसे ज्यादा आया है 61% कि हमें टेंशन हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा। और देखिए वेनेजुएला में आया भूकंप, देखिए दर्शकों लोगों को डरा रहा है। और चलिए खास मेहमानों का यहां पर स्वागत करना चाहेंगे। प्रोफेसर अनिल गुप्ता अभी यहां आने वाले हैं। रूपा मांझे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और रूपा जी देखिए आज का जो सवाल है, आज का जो मुद्दा है हमारा, ये बहुत खास है क्योंकि वेनेजुएला में 2 बार धरती कांपी, लाखों लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, आशंका है। रूपा जी ये क्या हमें पृथ्वी संकेत दे रही है, क्या कहेंगी आज? देखिए सृष्टि जी, ये भूकंप की ये जो घटना है बड़ी तीव्रता के साथ, ये जो भूकंप आया है 2 बार, बिल्कुल इसने मनुष्य को याद दिलाया है कि प्रकृति के सामने आज भी मानव सभ्यता बहुत बेबस है।
हमने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन जब प्रकृति के कोप का हमें सामना करना होता है तो हमारे सारे आधुनिक यंत्र, सारी हमारी विशेषताएं, हमारे सारे प्रयोग धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल सही। और आज मैं आपको बधाई देती हूँ, आपको साधुवाद देती हूँ कि आप आज एक ऐसे विषय पर चर्चा लेकर आए हैं जिस पर आज की तारीख में सर्वाधिक चर्चा होनी चाहिए, जिसको नजरअंदाज किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए। लोग युद्ध में लगे हैं, लोग तेल के कुओं के धरपकड़ में लगे हैं, लोग नियंत्रण कर लेना चाहते हैं पेट्रोलियम पर। उन्हें ये नहीं पता है कि हम ये सब कुछ नियंत्रित कर ले, लेकिन अगर एक बार हम इस पृथ्वी के बढ़ते तापमान की रोक नहीं पाए तो हमारे लिए ये सारी धरती समझ लीजिए किसी काम की नहीं रह जाएगी। हम सब बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो मैं आज बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आज ये जो चर्चा है ये बहुत आवश्यक चर्चा है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि प्रकृति के सामने सभी बेबस है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे नियम होने चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि हम इनका सामना भी कर सकें। भूकंप के लिए भी बहुत सारे है कि भाई प्राथमिक चेतावनी की प्रणाली बहुत एक्टिव रहे उसके। और मुझे लगता है कि ये ऐसे समय पर जब भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं सृष्टि जी, तो मुझे लगता है वैश्विक सहयोग एक भावना है, इसमें बहुत भूमिका निभाती है। हमें एक दूसरे के साथ सूचनाएं साझा करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वैश्विक एकता बनी रहेगी तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं इन प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने के लिए स्थिति में हो सकते सक्षम हैं। हो सकते हैं। जी ठीक है, रूपा जी बने रहिए। एक और खास मेहमान प्रोफेसर अनिल गुप्ता, हेड हैं ICARS IIT रुड़की से जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और देखिए आपसे भी मेरा यही सवाल है, सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पांडे जी साफ कह रही है कि देखिए पृथ्वी हमें डरा रही है, हमें संभलना होगा, हमें योजनाएं बनानी होंगी, हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। और आप देखिए वेनेजुएला में जो भूकंप आया है वाकई डराने वाला है। ये क्या विनाश चल रहा है? आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रकृति क्या संदेश दे रही है हमें? देखिए आपका जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मैं बोलूंगा प्रकृति डरा रही है, ये कोई नई बात नहीं है जी। विज्ञान ने ये बात पहले बताई हुई है। और जो अर्थक्वेक है वो एक प्राकृतिक घटना है और अभी तक इसका कोई अर्ली वार्निंग नहीं है। क्योंकि मतलब ये है कि हम ये नहीं बता सकते कि ये कब आएगा और किस जगह पे आएगा। जोन्स बनाए हुए हैं, जैसे कि जोन 4 और जोन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कि वहां पे आता है अर्थक्वेक तो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। और हमारे यहाँ जो हिमालय का क्षेत्र है वो अक्सर मैक्सिमम जो है वो जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो जोन 5 के हैं, कुछ पार्ट जोन 4 का है, दिल्ली का क्षेत्र जोन 4 का है। इस तरीके से जो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट है वहाँ भी जोन 4 के जो लैंड मास है हमारा उसमें आता है। और जोन 1 को अब हमने नकार दिया है क्योंकि जोन 1 का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे अर्थक्वेक आने की संभावना बिल्कुल कम हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो अर्थक्वेक से बिल्कुल भी अछूता रहेगा, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। अर्थक्वेक कहीं भी आ सकता है और इसका कारण सब जानते हैं। जितना थोड़ी बहुत भी विज्ञान पढ़ा होता है उतना पता होता है कि धरती के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो जब आपस में टकराती हैं और उनका भी कारण होता है कि अंतर्भूमि जो ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा के संचार के कारण। और दूसरा जो हमारी फाल्ट लाइंस होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं सिलवटें, तो धरती में जहाँ पे सिलवटें होती हैं तो वो जगह होती है थोड़ी कमजोर। तो जब अंदर ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा निकलना चाहती है तो वहीं से निकलती है जहां पर धरती में कमजोर परत होती है, जहां पे वो सिलवटें पड़ी होती हैं। ये हुआ विज्ञान की बात। लेकिन इसके साथ जो तैयारी की बात है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो हमारे भारत के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैसे 7.2 और 7.5 का जो अर्थक्वेक अभी वेनेजुएला का आया है, भारत में भी ऐसा ही अर्थक्वेक आ सकता है, 8 का भी आ सकता है। ये मान के चलना चाहिए। और 5.5 5.8 इस तरह के अर्थक्वेक आए भी हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर। लेकिन 5.8 या 6 और 7.5 में बहुत अंतर आ जाता है।
6 तक 6:30 तक फिर भी चलता है, लेकिन जैसे ही उसकी तीव्रता 7 के आसपास पहुंचती है तो भावनाएं एक तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती हैं। जिस तरीके से रियल एस्टेट में हमारे बढ़ोतरी हुई है पिछले 20-25 साल के अंदर, खासकर पिछले 15 साल के अंदर, बहुमंजिली इमारतें हैं और जिसमें से बहुत कम इमारतें हैं जिनको सही ढंग से उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया है अर्थक्वेक के लिए। सर्टिफिकेट आपको हो सकता है मिल जाएंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट कितने कारगर हैं उसका कारण यही होता है कि जैसे हम अग्नि की घटनाओं में देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट लिया गया 4 कमरे के लिए और बनाया गया बाद में 14 कमरे, या बाद में और उसमें फ्लैट्स बना दिए गए और भी ब्लॉक्स बना दिए गए। उनको हमने किस तरह से किया, सर्टिफिकेट कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, किसने कितने ब्लॉक बनाने के लिए लिया है और उनको दिखा रहे हैं कितने मंजिल बनाने के लिए लिया है। तो इन चीजों को देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, और जितने भी देश हिंदू कुश हिमालय को शामिल करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी चेतावनी है, जिसमें नेपाल भी शामिल है और हम पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये भी शामिल है, चाइना में भी अर्थक्वेक की घटनाएं हुई हैं। तो इनको अगर देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ा एक सतर्क होने वाली बात है। बिल्कुल। हाँ, और देखिए जी। मैं उसी सवाल पर ही आपसे आना चाहती थी अनिल सर कि भारत के लिए क्या संकेत है, वो कौन सा हिस्सा है जो अधिक संवेदनशील है, आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे इस चीज को, और आफ्टर शॉक्स को कई लोग समझ नहीं पाते, इसे भी बताइए कि क्या होता है ये। देखिए, अधिकतर अर्थक्वेक जो पहले भी आए हैं आपने देखा कि उनका एपिसेंटर्स या तो हिमालय के किसी भाग में रहे हैं, नेपाल में रहे हैं, है ना, और दिल्ली के पास भी एपिसेंटर वाली घटना हमारे यहाँ हुई है, जहाँ दिल्ली के बहुत पास में भी एपिसेंटर था, बहुत शैलो था, बहुत गहरा नहीं था, बहुत मजबूत नहीं था अर्थक्वेक, लेकिन अर्थक्वेक था। तो इस बात को समझ लेना, और जैसा कि मैंने कहा कि देश का कोई भी क्षेत्र जीरो नहीं है रिस्क के मामले में, अच्छा। लेकिन रिस्क के अलग अलग लेवल हैं। जो 4 और 5 होता है, जो जोन होता है, वो ज्यादा उसमें नुकसान होने की संभावना होती है। और इसके साथ साथ जो हाइड्रोलॉजिकली इंड्यूस भी, जैसे कि बहुत बड़े बांध होते हैं, जब धरती पे उनकी बहुत अधिक मात्रा में उनका पानी होता है तो उसका भी प्रेशर होता है। तो कई बार ऐसी भी चीजें आई हैं और विज्ञान उनको भी मानता है कि हाइड्रोलॉजिकली इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी पॉसिबल है। लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है। और दिल्ली भी संवेदनशील है क्योंकि जोन 4 में आता है। और दिल्ली में जिस तरीके के विकास कार्य अभी हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, जिस तरह के रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है बात की विज्ञान है, लेकिन विज्ञान को कौशल में लाना। हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रक्चरल ऑडिट की, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑडिटर्स बहुत कम है नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो ऑडिटर होगा वो उसको जिम्मेदारी भी होती है कि अगर मैंने ऑडिट कर दिया ये सुरक्षित है तो सुरक्षित होना चाहिए। तो एक शक है, एक संदेह है कि हमने ऑडिट कर दिया और इसके बाद बिल्डर ने फिर उसमें कुछ गड़बड़ कर लिया, मेरा नाम खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ऑडिटर्स भी आगे नहीं आते हैं। दूसरी बात है कि अवेयरनेस की कमी है। जो मकान खरीदने जाते हैं उनके अंदर हम ये देखते हैं कि मकान हमारा पार्क फेसिंग होना चाहिए, ऐसा सुंदर होना चाहिए, ऐसी टाइल्स लगी होनी चाहिए, अर्थक्वेक अवरोधी होनी चाहिए। सच में अगर दिल से हाथ रख के देखें तो कितने लोग हैं जिन्होंने अभी घर खरीदा होगा पिछले 2-4 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, तो ये देखा है कि अर्थक्वेक अवरोधी है कि नहीं। तीसरा मुद्दा होता है कि अगर छोटा अर्थक्वेक आया और हमको उसमें से निकलना है या रेस्क्यू करना है, तो या कोई बाढ़ के कोई आगनी की घटना हो रही है या किस तरह की, हम कैसे निकलेंगे इसको समझना, और बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो सेफ्टी, मुझे लगता है कि आपदाओं के प्रति सेफ्टी हमारे दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। जब तक दिमाग में नहीं आएगा ना, मतलब दिमाग में प्रायोरिटी चीज होनी चाहिए कि हम कोई भी काम करें तो उसमें लगना चाहिए कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। देखिए, सेफ्टी मेजर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आम लोगों को भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक कि आपको आगाह किया जाता है, आपको जानकारी दी जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते कि लेट भी हो जाता है। रूपा जी, देखिए आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आजकल जो लोग हैं, जो भूकंप हम देख रहे हैं, जो सुनामी का अलर्ट हम देख रहे हैं, अब लोग देखिए चर्चा कर रहे हैं कि समाज में जो चल रही हैं चीजें उसकी वजह से ये आ रहा है। हालांकि ये टोटल साइंस है, जैसा कि सर ने बताया, ये टोटल साइंस है, नेचुरल है, लेकिन लोगों के बीच में ये माहौल देखा जा रहा है कि आखिर क्या मानव की जो स्थिति हो गई है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पृथ्वी संदेश दे रही है, ये तमाम लोग चर्चा का विषय बनाते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या संदेश देंगी कि लोगों को ऐसी आपदाओं को लेकर आम चर्चा क्या करनी चाहिए, क्योंकि लोग अफवाह भी फैलाते हैं। देखिए, अभी मैंने पूर्व में भी कहा सृष्टि जी
कि चर्चा ग्लोबल वार्मिंग पर होनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है ग्लोबल वार्मिंग किस चिड़िया का नाम है। तो जी मुझे लगता है कि आम जनमानस में अब सरकारों का ये कार्य है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को पाठ्यक्रम में लाए, बच्चों को शिक्षित करना शुरू करे, बिल्कुल। बताना शुरू करे। वो भविष्य के नागरिक हैं। सबसे बड़ी तो चर्चा ये हुई। दूसरी बात, हम देखिए पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहने के कुछ अनुशासन है। अगर मनुष्य ने पृथ्वी पर रहना शुरू किया तो उसने देखिए अनुशासनहीनता प्रारंभ की। वनों की अंधाधुंध कटाई हो गई। देखिए अरावली पहाड़ियों की क्या दुर्दशा भी हुई, वो चर्चा में आ गया। हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन क्यों, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। मनुष्य ने अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लिया है। तो आम जनमानस में अभी लखनऊ में कितनी बड़ी अग्निकांड बिल्कुल की ठीक। घटना हुई। हाँ हम इन चर्चाओं, ये हम आज अगर इसको मैं कनेक्ट करूं इस आज की भी चर्चा से, तो अगर अग्निकांड की जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली से लेके लखनऊ तक त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए वातानुकूलित संयंत्र सबके यहाँ लगे हुए हैं, एसी। हम एसी के बगैर अब नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा इतना पृथ्वी का तापमान गर्म हो चुका है कि अब साधारण पंखे कूलर से अब काम नहीं चलता। अभी बहुत ज्यादा अरसा नहीं बीता है, मेरा बचपन था तो हाथ के पंखे, जैसे गर्मी की ऋतु शुरू होती थी, बाजार से 4-6 हाथ के पंखे खरीद के लाए जाते थे लोग हाथ से। तो उससे कोई प्रकृति को नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन हमने अब तरक्की कर ली। अब आप हाथ के पंखे तो एक इतिहास हो गए, ये कहीं म्यूजियम में रखने की चीज हो गई। अब दिखता बच्चे भी तो नहीं है, जानते सही ही कह नहीं रही हैं कि आप। वो हाँ कैसा दृश्य होता होगा जब हर व्यक्ति एक हाथ में पंखा लिए रहता था। ये क्या होता था। हम मशीनों पर आश्रित हो गए। तो अगर चर्चा होनी है आम जनमानस में, तो होनी है कि अगर हमने तरक्की करनी है। आज हम हाथ से पंखा नहीं करने से ऊपर उठ गए हैं। हमने बिजली से पंखे चलाने शुरू किए, एसी चलाने शुरू। हमें उसके उपयोग कैसे करने हैं। हमें एसी 24 पर रखना है। हमें उसका जो आउटडोर है वो ऐसी जगह लगाना है जहां उसकी गर्म हवा बाहर जा सके। हमें एक ही घर में 4-10 एयर कंडीशन नहीं लगा लेने हैं। 4-6 लोग एक कमरे में भी बैठ सकते हैं। बीच बीच में हमें एसी बंद करना होगा, क्योंकि उसके गर्म हवा हमारे बाहर ही शामिल हो रही है। उससे हमारी खेती को, हमारे पौधों को, हमारे पशुओं को बाहर नुकसान हो रहा है। बाहर तापमान बढ़ रहा है। हम अगर 16-18 पर एसी जब चला के बहुत ठंडी कूल कूल हवा लेते हैं, तो हम उस पृथ्वी के साथ बहुत अन्याय कर रहे होते हैं। ठीक। फिर उसका परिणाम भुगतते हैं कुछ लोग आग के रूप में, या बाढ़ आती है, ग्लेशियर पिघलता है, समुद्र का तल बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले हम इन तौर तरीकों को फिर से पढ़ना शुरू करें। भूगोल को भी अच्छे से पढ़ें। हम अच्छे से इस पर चर्चा करें। सरकारें इस पर पूरी तरह से गंभीर हो जाएं। युद्ध लड़ रहे हैं पेट्रोल खींचने के लिए, फलाना ढिमका, असली संकट पर बात ही नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है चर्चा के अब बिंदु कुछ प्रकृति से जुड़े हुए होने चाहिए, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े होने चाहिए, और अनुशासन हाँ देखिए पर रूपा जी, होना आपकी चाहिए। बात बहुत हद तक सही है कि प्रकृति पर चर्चा होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब देखिए, आप भी रूपा जी की बात से इत्तेफाक रखते होंगे। केवल पेड़ लगाने से हो जाएगा क्या? और आपसे मैं ये भी पूछूंगी कि तकनीक की दृष्टिकोण से हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि देखिए भूकंप को लेकर तमाम अलग अलग देशों में तकनीक बेहतर है और यही वजह है कि संकेत उन्हें पहले ही मिल जाते हैं। आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि हमारा जो देश है वो तकनीक के दृष्टिकोण से कितना आगे है और क्या संकेत हो सकते हैं जिसे आम लोगों को समझना होगा कि आने वाले समय में भूकंप का, सुनामी का खतरा मंडरा सकता है। ये सवाल मेरा आपसे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ और सरल शब्दों में बताऊं, अर्थक्वेक का अर्ली वार्निंग अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है। ओके। लेकिन अर्थक्वेक के बारे में कुछ सेकंड पहले, 30-35-40 सेकंड पहले उनकी जो प्रिकर्सर वेव्स होती हैं उनको पकड़ करके उनसे जानकारी मिल जाती है। ओके। इसके अलावा उसमें अनुसंधान चल रहे हैं भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनुसंधान, जिसमें हमारा देश भी शामिल है, कि अर्थक्वेक की अर्ली डेवलप करें। लेकिन बचने का उपाय क्या है? इसमें बचने का उपाय यह है कि जो हमारे, मैं इसमें एक बिल्कुल साफ साफ बात बोलूंगा कि अर्थक्वेक किसी को नहीं मारता, अर्थक्वेक किसी की जान नहीं लेता, जान बिल्डिंग लेती है।
और आप वेनेजुएला में भी देख रहे होंगे, अर्थक्वेक किसी को, हम मैदान में खड़े हैं और अर्थक्वेक आ जाए तो हमको थोड़ी कोई नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हम किसी बिल्डिंग के अंदर हैं और उस बिल्डिंग को भूकंप अवरोधी नहीं बनाया गया है, तो बिल्डिंग गिरेगी और हमारी जान जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो अर्थक्वेक किसी की जान नहीं लेता, जान लेती है वो बिल्डिंग लेती है। और इस बात को समझें तो इसका मतलब हमें जो काम करना है वो कहाँ करना है, बिल्डिंग में करना है। और दूसरा काम कहाँ करना है, अपने बिहेवियर पे, अपनी जागरूकता पे करना है। कि अगर भूकंप का एक झटका आता है तो इसके बाद ये संभावना होती है कि और भी झटके आ जाएं। बिल्कुल ठीक। यहाँ भी 7.2 का आया, फिर 7.5 का आया, और दिल्ली में भी आया था जो पिछला भूकंप, उसमें 3 झटके लगातार आए थे। तो ये होता है, तो इन चीजों को ध्यान देना। दूसरी बात है कि बिल्डिंग में हमारे घर छोटे बने, हम छोटा फ्लैट देखिए ले बहुत लें, अच्छी लेकिन बिंदु भूकंप पर अवरोधी आपने होनी चाहिए। दर्शकों का यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया प्रोफेसर साहब कि जब 2 से 3 बार झटके आते हैं तो उससे क्या हमें समझना है कि आने वाले समय में और भी भूकंप कितने झटके आ सकते हैं, मतलब दिस इज नॉट द एंड, राइट? बिल्कुल। देखिए मैं तुमको साधारण बात कहूंगा। हाँ कुकर में जब हम दाल चढ़ाते हैं तो एक सीटी आती है, एक जी विसिल बजती है, जी जी। थोड़ी सी गैस निकलती है, फिर हो सकता है और गैस रहती है, इसके बाद फिर वो बैठ करके फुर फुर करती रहती है, और फिर गैस बन जाती है, फिर से एक विसिल आती है। बहुत साधारण सी बात है। जो भूकंप है वो धरती के अंदर जो ऊर्जा है, वो जब गर्मी पैदा होती है, ऊर्जा ऊर्जा वो बाहर निकलना चाहती है। वो बाहर निकलना चाहती है तो जहाँ पे सिलवटों जैसी स्थिति होती हैं, जहाँ पे धरती की परत में जो क्रस्ट में कमजोर लाइनें होती हैं, वहां उसको वो निकलने की कोशिश करती है, तो वो कंपित करती है, उसको हिलाती है, इसीलिए भूकंप। मेरे बिल्कुल सीधी सी बात है, भू में कंपन होता है। तो ये है कहानी असली। तो अगर एक बार हो गई तो इसके बाद अभी ऊर्जा उसमें और बची होगी, उसमें ऊर्जा और बची होगी। जैसे हमें डगार आती है तो ऊर्जा और बची होगी, तो जब तक कि वो ऊर्जा और इधर निकलेगी नहीं, या इधर उधर डिसिपेट नहीं होगी, या तो वो समाहित हो जाती है वहीं पर कि इधर उधर लेटरल भी चली जाती है, तो या फिर रुक जाती है, फिर वो भविष्य में कभी निकलेगी। तो कुल मिलाकर के पूरी कहानी भूमि के अंदर जो ऊर्जा है उसकी है सारी। और भूमि के ऊपर देखें तो फिर इसके बाद सारी कहानी जो है वो बिल्डिंग्स की है, कि बिल्डिंग्स को हम कैसे बनाएंगे, बिल्डिंग्स का मटेरियल क्या होना चाहिए, बिल्डिंग की डिजाइन कैसी होनी चाहिए। हमारा फोकस होता है बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, उसके सामने पार्क होना चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बिल्डिंग अवरोधी होनी चाहिए, बिल्डिंग भले छोटी हो, घर हमारा छोटा हो लेकिन वो भूकंप अवरोधी हो, भूकंप में वो गिरे नहीं। जापान के अंदर तो ऐसे भूकंप आते ही रहते हैं, 4 5 3 के तो भूकंप आते ही रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी बिल्डिंग्स ऐसी बनी होती हैं और वहां पे रह ही नहीं सकता। अगर उन्होंने वो भूकंप के हिसाब से बिल्डिंग नहीं बनाई है तो कोई उसमें रहने की परमिशन ही नहीं मिलती है। हमारे देश में भी इस तरह के सख्त नियम बना करके और उनको पालन कराना आवश्यक होगा, कि घर आपका छोटा हो लेकिन आपकी जान सुरक्षित रहे, आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहें, आपके मित्र सुरक्षित रहें। इस बात को पहले दिमाग में भी बिठाना जरूरी है। प्रशासन तो जो करे वो बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक लोग अपने दिमाग में बिठाएंगे नहीं तो प्रशासन की बातें पूरी हो नहीं पाती हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो इस बात को समझना, साइंस है लेकिन उस साइंस का बेनिफिट सोसाइटी को लेना है, तो उसके अंदर ये गवर्नेंस के इश्यूज आएंगे और हमारे बिहेवियर के इशू आएंगे। ये बहुत जरूरी होता है। रूपा जी देखिए, मेरा भी आपसे यही सवाल होगा, जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अब लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। आप देखिए बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स बन रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है कि जो हमारी इमारत है जिसमें हम रह रहे हैं वो भूकंप रोधी है या नहीं है। बस लोग रहे जा रहे हैं, बनते जा रही है, विकास के मुआने जो अलग अलग स्तर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में आप क्या आम लोगों को संदेश देना चाहेंगी? देखिए, जान बहुत बहुमूल्य है, बहुत बेशकीमती है, लेकिन भारत भ्रष्टाचार की जड़ों से बहुत गहराई में भ्रष्टाचार है भारत में। और भ्रष्टाचार फलता फूलता सृष्टि जी कैसे है, लोग जानते हैं कि अगर हमने सस्ते भवन निर्माण किया तो हमें ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर हमने भूकंप निरोधी नहीं बनाया तो हमें ही उसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन वो एनओसी चाहते हैं कि हमें हमारे घटिया निर्माण पर हमें एनओसी मिल जाए। अब वो एनओसी कैसे देंगे, आपसे चंद पैसों की वो फरमाइश कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ पैमानों पर हो, सब कुछ मानकों पर हो, इसके लिए आम नागरिक को भी, और इससे एक भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब जीरो टॉलरेंस के हम कहीं ना कहीं स्वप्न देखते हैं तो हमें कुछ अधिक खर्च करना पड़े। और हम अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम क्यों बनाए बहुत बड़ा इमारत, हम एक मजबूत छोटा सा मकान बढ़िया सा बना लें और कम सुविधाओं में रहने की आदत डाल लें,
लेकिन हम बिल्कुल, यानी कि आपका सुरक्षित कुल मिलाकर रहें। यही कहना है कि क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। अनिल गुप्ता जी, रूपा क्वालिटी पर पांडे जी, ध्यान आप देना दोनों चाहिए। जुड़े और आपने तमाम जानकारी को साझा किया। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।